नमस्ते दोस्त। वापसी पर स्वागत है। और अगर आप नए हैं तो आपका एक खास स्वागत है। इस समय के लिए, आपके जीवन के इस अनमोल, दोबारा न मिलने वाले पल के लिए धन्यवाद, जो आपने मेरे साथ बिताने के लिए निकाला। आपका यहाँ होना मेरे लिए खुशी की बात है। आज हम कुछ गहरा करने जा रहे हैं। हम सिर्फ एक किताब का सार नहीं सुनने जा रहे। हम अपने जीवन के सामने एक शीशा रखने जा रहे हैं। हम एक बातचीत करने जा रहे हैं, 2000 साल की दूरी पार करके, उन बुद्धिमत्तापूर्ण तीक्ष्ण दिमागों में से एक के साथ, लूसियस एन्नायस सेनेका के साथ। और हम उनका कालजयी अत्यावश्यक पत्र तलाशने जा रहे हैं, ऑन द शॉर्टनेस ऑफ लाइफ, जीवन की संक्षिप्तता पर। शुरुआत से पहले मैं चाहती हूँ कि आप बस एक सेकंड के लिए रुकें, एक सांस लें और अपने आप से ये सवाल ईमानदारी से पूछें। क्या आपको कभी सांस फूलने जैसा महसूस होता है? व्यायाम से नहीं, बल्कि जीवन से। जैसे आप लगातार दौड़ रहे हैं, पीछे भाग रहे हैं, योजना बना रहे हैं, प्रतिक्रिया दे रहे हैं, करते 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 रहते हैं, और फिर भी दिन के अंत में, हफ्ते के अंत में, साल के अंत में आपको ये सताने वाली खोखली भावना होती है कि कुछ जरूरी चीज आपकी उंगलियों के बीच से फिसल रही है। आप पीछे मुड़कर देखते हैं और सोचते हैं कि समय कहाँ चला गया। आप आगे देखते हैं और उस भविष्य के दबाव को महसूस करते हैं जिसे आप बनाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि वर्तमान पल एक धुंधला सा लगता है। अगर आपने कभी ऐसा महसूस किया है, अगर आपने कभी रात 2 बजे छत को घूरते हुए सोचा है कि क्या बस यही सब कुछ है, अगर आपने कभी अपने अस्तित्व की सरासर व्यस्तता से अभिभूत महसूस किया है, तो ये जान ले, आप अकेले नहीं हैं, आप इंसान हैं। और इससे भी महत्वपूर्ण, सेनेका ने ये आपके लिए लिखा था। प्राचीन रोम के सम्राटों और सेनेटरों के लिए नहीं, बल्कि आपके लिए, ठीक यहाँ, ठीक इसी क्षण। ये टाइम मैनेजमेंट की किताब नहीं है, ये लाइफ मैनेजमेंट की किताब है। ये एक दार्शनिक हस्तक्षेप है, एक जगाने वाली पुकार, जो चीख के साथ नहीं, बल्कि एक शांत विनाशकारी स्पष्टता के साथ दी गई है। अगले कुछ समय में हम अपनी साझा बीमारी के सेनेका के निदान से गुजरेंगे, और वास्तव में जिए गए जीवन के लिए उनके नुस्खे से गुजरेंगे। तो एक आरामदायक जगह ढूंढे, अपने हेडफोन लगा लें, बाहरी दुनिया को थोड़ी देर के लिए धुंधला होने दे। ये आपका समय है। चलिए शुरू करते हैं। भाग 1, महान विरोधाभास। जीवन लंबा है अगर आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। सेनेका एक साहसिक, लगभग मुकाबले वाले बयान के साथ शुरू करते हैं। वे अपने दोस्त पॉलिनस को संबोधित करते हैं, लेकिन वास्तव में वे हम सभी को संबोधित कर रहे हैं। वे कहते हैं कि लोग हमेशा प्रकृति की कृपणता के बारे में शिकायत करते हैं, कि जीवन बहुत छोटा है। महान चिकित्सक हिप्पोक्रेट्स ने कहा, जीवन छोटा है, कला लंबी है। यहाँ तक कि अरस्तु ने भी ये शिकायत की कि जानवर सदियों तक जीवित रहते हैं, जबकि इंसान अपनी भव्य नियति के साथ जल्दी कट जाते हैं। लेकिन सेनेका इस दया भावना को रोक देते हैं। वे कहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारे पास जीने के लिए कम समय है, बल्कि ये है कि हम इसका बहुत सारा बर्बाद कर देते हैं। इसे जज्ब करने दें। समस्या समय की मात्रा नहीं है, बल्कि हमारे निवेश की गुणवत्ता है। वे किताब का केंद्रीय विरोधाभास पेश करते हैं। जीवन काफी लंबा है और सर्वोच्च उपलब्धियों के लिए हमें पर्याप्त उदार मात्रा दी गई है, अगर इसे अच्छे से निवेश किया गया होता। लेकिन जब ये बर्बाद हो जाता है, तो हम अंत में मृत्यु की अंतिम मजबूरी से मजबूर होते हैं कि ये बीत गया है, इससे पहले कि हमें पता चले कि ये बीत रहा था। कल्पना कीजिए कि आपको एक विशाल उदार विरासत मिलती है, एक भाग्य, लेकिन आप इसे एक लापरवाह मूर्ख उत्तराधिकारी को दे देते हैं। वो इसे एक हफ्ते में तुच्छ चीजों पर उड़ा देता है और फिर रोता है कि उसे गरीब छोड़ दिया गया। क्या वो गरीब इसलिए है क्योंकि विरासत छोटी थी? नहीं, वो गरीब इसलिए है क्योंकि वो फिजूल खर्च था। सेनेका कहते हैं कि हम वही फिजूल खर्च उत्तराधिकारी हैं। प्रकृति ने हमें एक जीवन काफी लंबा दिया है, लेकिन हम इसे बर्बाद कर देते हैं। हमारे पास छोटा जीवन नहीं है, हम इसे छोटा बनाते हैं। तो ये सब कहाँ जाता है? यहीं से सेनेका का विश्लेषण दर्दनाक रूप से व्यक्तिगत रूप से संबंधित होता है। वे अमूर्त प्रतिबंधों के बारे में बात नहीं करते, वे हमारे अपने व्यवहारों की एक सूची प्रस्तुत करते हैं। भाग 2, समय के चोर। हम अपना एकमात्र जीवन कैसे बर्बाद करते हैं? सेनेका व्यस्त लोगों के चित्र बनाते हैं। देखें कि क्या आप खुद को या किसी को पहचानते हैं। लालची, अतृप्त गृद्धता से जकड़ा हुआ, हमेशा अधिक का पीछा करता हुआ, कभी संतुष्ट नहीं। शराबी और सुस्त, शराब में डूबा हुआ या लालस्य से पंगु। राजनीतिक महत्वाकांक्षी, दूसरों की राय की दया पर जीवन जीता हुआ, थका हुआ, निरंतर प्रचार करता हुआ, हमेशा अभिनय करता हुआ। अस्थिर व्यापारी, लाभ की आशा से जमीन और समुद्र पर भटकता हुआ, अपने ही घर में एक अजनबी।
यशस खोजी सैनिक, युद्ध के जुनून से परेशान, या तो खतरे पैदा करता हुआ या उनसे डरता हुआ। सामाजिक सीढ़ी चढ़ने वाला, महान लोगों की सेवा के स्वयं थोपे गए दासत्व से थका हुआ, थोड़े से ध्यान के लिए प्रतीक्षा कक्षों में इंतजार करता हुआ। ईर्ष्यालु और शिकायत करने वाले, या तो दूसरे लोगों के पैसे का पीछा करने में या अपने पैसे का विलाप करने में। गोललेस, अस्थिरता से इधर उधर फेंका जाता हुआ, कभी संतुष्ट नहीं, एक योजना से दूसरी योजना में कूदता हुआ, कभी प्रतिबद्ध नहीं। और फिर वे नॉकआउट वार करते हैं। कुछ लोगों के पास अपने जीवन पथ के लिए कोई लक्ष्य नहीं होते हैं, लेकिन मृत्यु उन्हें बेखबर पकड़ लेती है जब वे सुस्ती से जम्हाई ले रहे होते हैं। हम वे कहते हैं पतवार के बिना जहाज़ों की तरह हैं, जब तक कि हम चट्टानों से नहीं टकराते हैं। और सबसे दुखद हिस्सा, हम इन चोरों को अपने जीवन में आमंत्रित करते हैं। हम अपनी खुद की लूट में सहभागी हैं। वे एक चौंकाने वाली साम्यता का उपयोग करते हैं। लोग अपनी संपत्ति के प्रति उग्र रूप से सुरक्षित रहते हैं। अगर कोई उनकी जमीन पर 1 इंच भी अतिक्रमण करता है तो वे युद्ध पर चले जाते हैं। लेकिन जब बात उनके जीवन की आती है, उनके समय की, तो वे दूसरों को घुसकर इसे लेने की अनुमति देते हैं। वे आमंत्रण भी भेजते हैं। हम किसी को अपनी जायदाद जब्त नहीं करने देते, लेकिन हम दूसरों को अपने जीवन पर अतिक्रमण करने की अनुमति देते हैं। इसके बारे में सोचिए, हम कितनी आसानी से उन बाध्यताओं के लिए हाँ कह देते हैं जिनसे हम घबराते हैं। प्रतिवादी, उम्मीदवार, अपने वारिसों को दफनाने से थकी हुई बूढ़ी औरत, वो प्रभावशाली दोस्त जो आपको दोस्ती के लिए नहीं बल्कि प्रदर्शन के लिए रखता है। कितने घंटे चुराए जाते हैं। सेनेका हमें अपने दिनों का ऑडिट करने के लिए कहते हैं। उनकी समीक्षा करें, आप देखेंगे कि आपके लिए केवल बेकार अवशेष ही बचे हैं। लेकिन सबसे गहरा चोर हमारे बाहर नहीं है, वो हमारे दिमाग में है। भाग 3, व्यस्तता का भ्रम। आप ऐसे जी रहे हैं मानो हमेशा के लिए जीने के लिए पैदा हुए हों। ये हमारी बीमारी का मूल है। हम सतत टालमटोल की स्थिति में जीते हैं। हम अपने आप को अमर समझते हैं। सेनेका लिखते हैं, आप ऐसे जी रहे हैं मानो हमेशा के लिए जीने के लिए पैदा हुए हों। आपकी अपनी नाजुकता कभी आपके दिमाग में नहीं आती। आप ध्यान नहीं देते हैं कि कितना समय पहले ही बीत गया है, बल्कि इसे ऐसे बर्बाद करते हैं जैसे आपके पास एक भरा हुआ और उमड़ता हुआ भंडार हो। आप हर उस चीज में मरणशील की तरह कार्य करते हैं जिससे आप डरते हैं, और हर उस चीज में अमर की तरह जिसकी आप इच्छा करते हैं। हम कहते हैं, जब मैं 50 साल का हो जाऊंगा तब मैं रिटायर होकर जीवन का आनंद लूंगा। जब मैं उस प्रमोशन को पालूंगी तब मैं खुश रहूंगी। जब बच्चे बड़े हो जाएंगे तब मैं अपने जुनून पर ध्यान दूंगी। हम अपने सबसे अच्छे हिस्से, अपने सपनों, अपनी शांति, अपनी जिज्ञासा को एक ऐसे भविष्य के लिए रखते हैं जिसकी कोई गारंटी नहीं है। वे हमें डांटते हैं, जीवन के अंत होने पर ही वास्तव में जीना शुरू करना कितना देर से है, अपनी मृत्यु को भूलना कितना मूर्खतापूर्ण है, और अपनी 50वीं और 60वीं वर्ष तक समझदार प्लानों को टालते रहना, उस बिंदु से जीवन शुरू करने का लक्ष्य रखना जहां कुछ ही लोग पहुंचे हैं। हम उस विंटेज वाइन को उस जश्न के लिए बचा रहे हैं जो कभी नहीं आता, जबकि हम प्रतिदिन सिरका पीते हैं। और यहाँ सेनेका कुछ बढ़िया करते हैं। वे सिर्फ हम आम लोगों को उपदेश नहीं देते, वे हमें दिखाते हैं कि दुनिया के सबसे शक्तिशाली, सबसे सफल लोग भी इस भ्रम के शिकार हैं। वे अगस्टस की कहानी सुनाते हैं, पृथ्वी पर सबसे शक्तिशाली व्यक्ति जिसने राष्ट्रों को जीता और ज्ञात दुनिया पर शासन किया। अगस्टस निरंतर क्या करता था? वो अवकाश के लिए प्रार्थना करता था। उस दिन का सपना देखता था जब वो अपना बोझ उतार सकता है। अपने पत्रों में वो आराम की मनोरंजक वास्तविकता के बारे में बात करता है जो अभी भी बहुत दूर थी। वो व्यक्ति जिसने लाखों लोगों की नियति तय की, उस दिन के बारे में सोचकर सबसे खुश था जब उसे महान नहीं रहना होगा। उनके आशीर्वाद, सेनेका नोट करते हैं, गुप्त चिंताओं से भरे थे। वे सिसिरो की कहानी सुनाते हैं, महान वक्ता और राजनीतिज्ञ जो मरते हुए रोमन गणतंत्र के तूफानों में फंसे थे, जो एक पत्र में खुद को अपने विला में ही अर्ध कैदी कहते हैं, उसी कॉन्सलशिप को कोसते हुए जिस पर उन्हें कभी गर्व था। ये विफलता की कहानियां नहीं है, ये गलत इन्वेस्टमेंट की कहानियां हैं। इन लोगों ने अपना जीवन उन प्रणालियों में डाला जो उन्हें वो नहीं दे सकती थीं जो वे वास्तव में चाहते थे। शांति, आत्मस्वामित्व, एक जीवन जो उनका अपना हो। भाग 4, जीवन के 3 काल और उस काल को जिसे हम नजरअंदाज करते हैं। सेनेका हमें समय को समझने के लिए एक ढांचा देते हैं। जीवन, वे कहते हैं, 3 कालों में विभाजित है। 1 अतीत, 2 वर्तमान, 3 भविष्य। भविष्य संदिग्ध है, अनिश्चित है, लेकिन अतीत निश्चित है, ये सुरक्षित है। ये एकमात्र समय है जिस पर भाग्य, लेडी लक का कोई अधिकार नहीं है। कोई इससे आपसे छीन नहीं सकता। और यहाँ व्यस्त व्यक्ति की त्रासदी है, वे अतीत को खो देते हैं। क्यों? क्योंकि लालच, महत्वाकांक्षा, दुराचार या तुच्छता में बिताए गए अतीत को देखना दर्दनाक है।
कोई भी स्वेच्छा से अतीत की ओर नहीं लौटता जब तक कि उसके सभी कार्य उसकी अपनी सेंसरशिप से नहीं गुजरते हैं। अगर आप लालच में महत्वाकांक्षी, तिरस्कार में अहंकारी, विजय में अनियंत्रित रहे हैं तो आप याद नहीं करना चाहते, आप भूलना चाहते हैं तो आप इसे खो देते हैं। आपके पास अच्छे से बिताए गए दिनों का कोई समृद्ध कोष नहीं है जिस पर आप निर्भर रह सकते हैं, लेकिन वो व्यक्ति जो उद्देश्य के साथ जीता है, उनके लिए अतीत एक पवित्र और समर्पित संपत्ति है, एक अशांत नित्य कब्जा। वे इसे फिर से देख सकते हैं, इससे सीख सकते हैं, इसका आनंद ले सकते हैं। वे अपने जीवन के सभी चरणों में घूम सकते हैं। ये एक क्रांतिकारी विचार है। हम जीवन को केवल वर्तमान और भविष्य के रूप में सोचते हैं। सेनेका कहते हैं कि एक वास्तव में समृद्ध जीवन का एक समृद्ध अतीत होता है, और हम उस समृद्ध अतीत का निर्माण आज जिस तरह से जीते हैं उससे करते हैं। भाग 5। कौन वास्तव में व्यस्त है? एक बर्बाद जीवन की रचना। अब सेनेका चाकू घुमाते हैं। वे पूछते हैं, ये व्यस्त लोग कौन हैं जिनकी वे बात कर रहे हैं? हम शायद सोचते हैं कि उनका मतलब शक्तिशाली सेनेटर या व्यस्त वकील से है, लेकिन वे गहराई में जाते हैं, बहुत गहराई में। वे कहते हैं कि आप अपने अवकाश में भी व्यस्त रह सकते हैं। क्या वो आदमी अवकाश में है जो अपने महंगे कोरिंथियन कांस्य संग्रह को चमकाने में चिंतित रूप से अपने दिन बिताता है? क्या वो आदमी अवकाश में है जो घंटों कुश्ती के अखाड़े में बैठकर मुकाबलों का जुनूनी रूप से पीछा करता है? क्या वो आदमी अवकाश में है जो अपने पशुओं के झुंड को उम्र और रंग के हिसाब से वर्गीकृत करता है, जैसे कोई जनरल सैन्य पंक्ति की समीक्षा कर रहा हो? क्या वो आदमी अवकाश में है जो नाई के पास घंटों बिताता है, हर बाल पर बहस करता है, गुस्से में भड़क उठता है अगर एक कर्ल गलत जगह पर हो? उनमें से कौन अपने बाल उलझने के बजाय अपने देश को उलझना पसंद नहीं करेगा? सेनेका विनाशकारी व्यंग्य के साथ पूछते हैं। क्या वो आदमी अवकाश में है जिसे एक पालकी में घुमाया जाता है, इतना शिथिल की विलासिता से कि उसे अपने नौकर से पूछना पड़ता है, क्या मैं अब बैठा हूँ? ये आखिरी उदाहरण अविस्मरणीय है। एक आदमी अपने ही शरीर से, अपने ही अनुभव से इतना टटा हुआ कि उसे नहीं पता कि वो बैठा है या नहीं। सेनेका कहते हैं, ये कहना मुश्किल है कि मुझे उस पर अधिक दया आती है अगर वो वास्तव में ये नहीं जानता था या अगर उसने न जानने का नाटक किया था। ये आदमी अवकाश में नहीं है, वो बीमार है या यहाँ तक कि वो मर चुका है। सच्चा अवकाश आलस्य नहीं है, ये बेमन खपत या चिंतित शौकावाद नहीं है। सच्चा अवकाश जागरूकता है, ये उपस्थिति है। वो आदमी जो वास्तव में अवकाश में होता है उसका एहसास भी करता है। ये खंड आधुनिक सेल्फ केयर के विचार को ध्वस्त कर देता है, जो सिर्फ खपत का ही एक और रूप है। बेमन स्क्रोल करना, खालीपन की भावना के साथ बिंज वॉच करना, शून्य को भरने के लिए खरीदारी करना, ये अवकाश नहीं है, ये व्यस्त आलस्य है। ये खुद से भागने का एक और तरीका है। भाग 6। स्वतंत्रता का मार्ग, दर्शन शास्त्र अंतिम शरण स्थली। इस अटल निदान के बाद सेनेका उपचार पेश करते हैं। ये कोई जल्दी ठीक करने का उपाय नहीं है, ये जीवन का एक मौलिक पुनः अभिविन्यास है। सभी लोगों में केवल वही लोग अवकाश में हैं जो दर्शन शास्त्र के लिए समय निकालते हैं, केवल वही लोग वास्तव में जीवित हैं। सेनेका के लिए दर्शन शास्त्र शैक्षिक शब्दाजार नहीं है, ये ज्ञान का प्रेम है। ये सीखने का अभ्यास है कि कैसे जीना है और कैसे मरना है। ये आपकी आंतरिक गढ़ की खेती है। वो एक सांस रोक देने वाला वादा करते हैं। दार्शनिक हर युग को अपना बना लेता है। अतीत का अध्ययन करके, इतिहास के महान दिमागों के साथ जुड़कर आप अपने स्वयं के संक्षिप्त जीवन काल की सीमाओं को तोड़ देते हैं। हम सुकरात से बहस कर सकते हैं, कार्नियडेस के साथ संदेह व्यक्त कर सकते हैं, एपिक्यूरस के साथ अवकाश की खेती कर सकते हैं, स्टोइक्स के साथ मानव प्रकृति पर काबू पा सकते हैं और सिनिक्स के साथ इसकी सीमाओं को पार कर सकते हैं। चूंकि प्रकृति हमें हर युग के साथ साझेदारी में प्रवेश करने की अनुमति देती है, तो हमें संक्षिप्त और क्षणिक काल से मुंह क्यों मोड़ लें और खुद को पूरे दिल से अतीत के लिए क्यों न समर्पित कर दें? सुनो, आप अपने कार्यालय, अपने शहर, अपने युग के लोगों तक सीमित नहीं हैं। आप अपना परिवार चुन सकते हैं। हम ये कहने की आदत में हैं कि हमें आवंटित किए गए माता पिता को चुनने की हमारी शक्ति में नहीं था, लेकिन हम ये चुन सकते हैं कि हम किसके बच्चे बनना चाहते हैं। सबसे उत्कृष्ट बुद्धि के घराने हैं वो चुने जिसमें आप दत्तक लिए जाना चाहते हैं, और आप न केवल उनका नाम बल्कि उनकी संपत्ति भी विरासत में पाएंगे। ये अंतिम स्वतंत्रता है, जबकि दूसरे लोग सामाजिक दौरे के उन्मादपूर्ण दौर में खुद को और दूसरों को
परेशान कर रहे हैं, आप ज़ीनो, अरस्तु, डेमोक्रिटस की संगति में हो सकते हैं। इनमें से कोई भी आपसे मिलने में व्यस्त नहीं होगा, इनमें से कोई भी आपको मरने के लिए मजबूर नहीं करेगा, बल्कि वे सभी आपको सिखाएंगे कि कैसे मरना है। दर्शन शास्त्र में आपको एक ऐसी संपत्ति मिलती है जिसे भाग्य नहीं छू सकता। सम्मान, स्मारक जल्दी ही नष्ट हो जाते हैं, लेकिन ये उन कार्यों को नुकसान नहीं पहुंचा सकता जिन्हें दर्शन शास्त्र ने पवित्र किया है। दार्शनिक का जीवन व्यापक रूप से फैला हुआ है। वो सभी समयों, अतीत, वर्तमान, भविष्य को एक में जोड़ता है और इस तरह वास्तव में एक लंबा जीवन जीता है। भाग 7, अंतिम जागरण कॉल, मृत्यु जीवन का सलाहकार के रूप में। सेनेका अकाल वहीं समाप्त करते हैं जहां हम सभी को समाप्त करना चाहिए, हमारी मृत्यु की याद दिलाकर, एक रुग्ण खतरे के रूप में नहीं, बल्कि जीवन के सबसे महत्वपूर्ण सलाहकार के रूप में। व्यस्त व्यक्ति मृत्यु से डरता है क्योंकि ये उनके पीछे भागने का अंत प्रस्तुत करता है, लेकिन उस व्यक्ति के लिए जिसने खुद के लिए जिया है, जिसने अपने दिमाग और गुणों को विकसित किया है, मृत्यु का कोई आतंक नहीं है। जब भी उसका अंतिम दिन आएगा, बुद्धिमान व्यक्ति मृत्यु से दृढ़ कदम से मिलने में संकोच नहीं करेगा। वे कैनस जूलियस की कहानी सुनाते हैं, एक दार्शनिक जिसे पागल सम्राट कैलिगुला द्वारा मृत्युदंड की सजा सुनाई गई थी। जब सजा सुनाई गई तो कैनस ने केवल इतना कहा, धन्यवाद उत्कृष्ट राजकुमार। उन्होंने अपने अंतिम 10 दिन बिना किसी चिंता के बिताए। जब सेंचुरियन उन्हें फांसी पर चढ़ाने के लिए खींच कर लाया तो वो एक बोर्ड गेम खेल रहे थे। उन्होंने खेल समाप्त किया, स्कोर नोट किया और अपने दोस्तों से कहा, मेरी मृत्यु के बाद ये दावा मत करना कि तुम जीत गए। जैसे ही वो चला, उसके दर्शन शास्त्र के शिक्षक ने उसकी मनोस्थिति पूछी। कैनिस ने जवाब दिया, मैंने ये देखने का निश्चय किया है कि क्या उस सबसे क्षणिक क्षण में आत्मा को अपने शरीर से प्रस्थान का एहसास होता है। उन्होंने वापस आकर अपने दोस्तों को बताने का वादा किया। ये एक आदमी है जिसने अपने जीवन और अपनी मृत्यु का स्वामित्व लिया है। वो आज़ाद था। सेनिका का अंतिम संदेश ये है कि अपने जीवन को स्थगित करना बंद करो। दूसरों की मांगों, खाली महत्वाकांक्षाओं, बेमन सुखों के लिए अपने दिन सौंपना बंद करो। अपने समय को वापस लो। यही एकमात्र सामग्री है जिससे आपका जीवन बना है। आप उस चीज की व्यवस्था कर रहे हैं जो भाग्य के नियंत्रण में है और उसे छोड़ रहे हैं जो आपके स्वयं के नियंत्रण में है। पूरा भविष्य अनिश्चितता में है। तुरंत जियो। निष्कर्ष, आपका जीवन काफी लंबा। तो मेरे दोस्त, हम सेनेका के साथ अपने समय के अंत पर आ गए हैं। उन्होंने हमें ये बताकर शुरू किया कि जीवन छोटा नहीं है, हम इसे छोटा बनाते हैं। वे हमें ये दिखाकर समाप्त करते हैं कि इसे लंबा कैसे बनाया जाए। साल जोड़कर नहीं, बल्कि अपने सालों में जीवन जोड़कर। इसका मतलब ये है कि ये एक निर्मम ऑडिट करना कि आपका समय और ध्यान वास्तव में कहाँ जाता है। टाल मटोल के राक्षस को मारना, अभी जीना, किसी अस्पष्ट कभी न कभी में नहीं। सच्चे अवकाश को बेमन आलस्य से अलग करना, आज जानबूझकर जीकर एक समृद्ध अतीत बनाना, और सबसे ऊपर दर्शन शास्त्र के माध्यम से, पढ़ने, चिंतन और ज्ञान की खोज के माध्यम से अपनी आंतरिक दुनिया का विकास करना, जो एकमात्र संपत्ति है जो आपसे छीनी नहीं जा सकती, वो एकमात्र चीज जो आपको वास्तव में स्वतंत्र बनाती है। सदियों को पार करते हुए सेनिका की आवाज एक उपहार है। ये हमारे कंधे पर एक हाथ है, शोर को काटती हुई एक शांत दृढ़ आवाज है। ये हमसे सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न पूछती है, क्या बस यही है? क्या आप अपना एक जंगली अनमोल जीवन इसी तरह बिताना चाहते हैं? आपको अपनी नौकरी छोड़ने या झोपड़ी में भागने की जरूरत नहीं है। आपको व्यस्त की मानसिकता छोड़नी है। आज से शुरू करें। 1 घंटा वापस लें। एक महान किताब का एक पन्ना पढ़ें। अपना फोन लिए बिना टहलें। एक वास्तविक बातचीत करें। आसमान की ओर देखें। किसी ऐसी चीज के लिए ना कहें जो आपकी आत्मा को बिना किसी अच्छे कारण के खाली कर दे। किसी ऐसी चीज के लिए हाँ कहें जो आपकी आत्मा को जीवित कर दे। जीवन काफी लंबा है अगर आप जानते हैं कि इसका उपयोग कैसे करना है। चुनाव, जैसा कि हमेशा था, आपका है। धन्यवाद सुनने के लिए, चिंतन करने के लिए, इस प्राचीन और अत्यावश्यक ज्ञान के लिए। अगर ये आपसे प्रतिध्वनित हुआ है, अगर आपने अपने जीवन को नए सिरे से देखने के उस खिंचाव को महसूस किया है, तो सेनिका के पत्र ने अपना काम कर दिया है। अगर आपको इस यात्रा में मूल्य मिला है तो कृपया इसे एक ऐसे व्यक्ति के साथ साझा करें जिसकी आपको परवाह है, कोई जिसे ये संदेश सुनने की जरूरत हो। आइए गहराई बनाम विचलन, अस्तित्व से परे जीवन चुनने वाले लोगों का एक समुदाय बनाएं। और अगर आप पहले से नहीं हैं तो सब्सक्राइब करने पर विचार करें। हम हर सप्ताह इस तरह के काल्तीन विचारों की खोज करते हैं, एक शांत, बुद्धिमान, अधिक अर्थपूर्ण जीवन के लिए उपकरण ढूंढते हैं। ये द हाइब्रिड ऑडियो बुक समरीज हिंदी है। अभी के लिए विदा लेता हूँ। याद रखें, आपका जीवन आपका इंतजार कर रहा है, उसे और इंतजार न कराएं। अगली बार तक स्वस्थ रहें, गहराई से जिएं और अपने समय को संजोएं।